स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम ब्रिटिश राज में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण है। हाँ, हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक तस्वीर असल में बदली कैसे, कौन सी नीतियां वे लेकर आए और उनका जमीनी असर क्या हुआ। बिल्कुल, हम उपनिवेशवाद के अलग अलग दौर देखेंगे, लगान वसूलने के तरीके और हाँ, वो मशहूर धन की निकासी वाला सिद्धांत भी। जी, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 मुख्य चरण थे। पहला शायद वो वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक, जब बस व्यापार पर कब्जा और मुनाफा ही लक्ष्य था। बिल्कुल, उस दौर में आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया, राजस्व वसूला और भारतीय माल बहुत सस्ते में खरीदकर यूरोप में ऊंचे दाम पे बेचा। अच्छा। फिर आया दूसरा दौर औद्योगिक पूंजीवाद का, करीब 1813 से 1858 तक। अब ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी। हाँ, औद्योगिक क्रांति। जी, तो अब नीतियां ऐसी बनी कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचे। मतलब भारत बस कच्चा माल सप्लाई करे और ब्रिटेन में बने सामान का बाजार बन जाए, यही हुआ। हाँ, काफी हद तक यही तस्वीर थी। और फिर तीसरा चरण आया वित्तीय पूंजीवाद का, 1858 से लेकर आजादी यानी 1947 तक। इसमें क्या बदला? इसमें एक तरह से निवेश और कर्जों के जाल के जरिए आर्थिक शिकंजा और गस किया। भारत पर जो सरकारी कर्ज था उसका बोझ भी इसी दौर में बहुत बढ़ गया। अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने के लिए ये जमीन से जुड़ी व्यवस्थाएं, मतलब भू राजस्व प्रणालियां, ये तो बहुत अहम रही होंगी। बहुत ज्यादा। जैसे वो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट 1793 वाला। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे इसे। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब ब्रिटिश भारत के करीब 19% हिस्से में लागू थी। अच्छा। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया और उनसे एक तय रकम, मतलब लगान, सरकार वसूलती थी। और इसी में वो सूर्यास्त कानून वाली बात भी थी ना, कि अगर शाम तक पैसा नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल, 1794 में आया था। अगर तय दिन सूरज ढलने तक जमींदार लगान नहीं चुका पाया तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। बाप रे, ये तो मतलब तलवार लटकी रहती होगी सिर पर। किसानों और छोटे जमींदारों के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा ये। बहुत अनिश्चितता थी बेशक। इसके बाद फिर एक और व्यवस्था आई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, इसके नाम से लगता है किसानों यानी रैयतों से जुड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जनक मानते हैं। ये मद्रास, बंबई समेत ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े इलाके में फैली थी, करीब 51% हिस्से पर। 51%, आधे से ज्यादा ब्रिटिश भारत। तो इसमें सरकार सीधे किसानों से लगान लेती थी। हाँ, कागज पर तो यही था कि किसान ही जमीन का मालिक है और वो सीधा सरकार को लगान देगा। सुनने में ये शायद बेहतर लगे। हाँ, जमींदार बीच में नहीं है। पर असल में लगान की दर बहुत ऊंची थी, कहीं कहीं तो 33 से 55% तक, और वसूली बहुत सख्ती से होती थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसान अक्सर अपनी जमीन बचाने के लिए महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे। और बस फिर वो कर्ज के जाल में फंसते ही चले गए। मतलब एक शोषण का तरीका हटा तो दूसरा आ गया। और तीसरी व्यवस्था कौन सी थी? वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये करीब 1822 के आसपास शुरू हुई। महालवाड़ी। हाँ, ये उत्तर भारत, मध्य प्रांत, पंजाब, यानी करीब 30% हिस्से में थी। इसमें पूरे गांव या महाल को एक इकाई माना जाता था। अच्छा, मतलब पूरे गांव से एक साथ लगान। जी, लगान सामूहिक तौर पर तय होता था और उसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या लंबरदार पर होती थी। लेकिन ये भी काफी हद तक अंदाजे पर आधारित थी और इसमें भी किसानों का शोषण कम नहीं हुआ। तो ये लगान वसूलने के तरीके तो थे ही, पर क्या जमीन के इस्तेमाल पर भी सीधा नियंत्रण था? जैसे मैंने सुना है बिहार में नील की खेती को लेकर कुछ था। हाँ, बिल्कुल। उसे तिनकठिया प्रथा कहते थे। चंपारण इलाके में किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाएं ही उगाएं। अच्छा, मतलब मजबूरी थी। जी। इसी तरह एक दद्दनी प्रथा थी। इसमें क्या होता था कि व्यापारी या कंपनी के एजेंट कारीगरों को थोड़ी सी पेशगी, मतलब एडवांस देकर उनसे कम कीमत पर माल बनाने का एग्रीमेंट कर लेते थे। कारीगर एक तरह से बंध जाता था। और पश्चिमी भारत में भी कुछ ऐसा था शायद। हाँ, वहाँ दुबला हाली प्रथा थी, जो एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही थी, जहाँ खेतिहर मजदूर पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे।
ये तो बहुत तरह के शोषण के तरीके थे। और फिर आपने कहा कि खेती का पैटर्न भी बदला गया, मतलब खाने की फसलों की जगह नकदी फसलें। बिल्कुल, इसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। कपास, जूट, नील, गन्ना, तंबाकू, इन फसलों की खेती पर जोर दिया गया क्योंकि इनकी जरूरत ब्रिटेन के कारखानों को थी या फिर निर्यात के लिए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? खाने पीने की चीजों की कमी हो गई होगी। हाँ, एक बड़ा नतीजा यही हुआ कि खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ और जब कभी सूखा या बाढ़ आती थी तो अकाल बहुत भयानक रूप ले लेते थे, भुखमरी बढ़ी। और यहीं से वो धन के बहिर्गमन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी जुड़ता है। बिल्कुल, दादाभाई नौरोजी ने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने 1867 में ही ये बात समझाई थी। क्या था ये सिद्धांत, थोड़ा और बताएंगे? देखिए, नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने ये दिखाया कि कैसे भारत का पैसा, भारत की दौलत लगातार ब्रिटेन जा रही थी। किस रूप में? कई रूपों में। जैसे यहाँ जो ब्रिटिश अफसर काम करते थे, उनकी मोटी तनख्वाहें, उनकी पेंशन, उनकी बचतें जो वो इंग्लैंड भेजते थे। फिर भारत सरकार जो लंदन से कर्ज लेती थी, उसका ब्याज, ब्रिटेन में इंडिया ऑफिस का खर्चा, यहाँ तक कि ब्रिटेन द्वारा लड़े गए युद्धों का खर्चा भी कई बार भारत पर डाल दिया जाता था। और बदले में भारत को कुछ मिल नहीं रहा था। हाँ, यही मूल बात थी। बदले में भारत को कोई वैसा आर्थिक या व्यावसायिक लाभ नहीं मिल रहा था। ये एक तरफा निकासी थी। इसे ही भारत की बढ़ती गरीबी का एक मुख्य कारण माना गया। आंकड़े तो बहुत भयानक बताते हैं अकाल के। करीब 2,85,00,000 लोग। जी, ये अनुमान है कि ब्रिटिश काल के दौरान जो बड़े अकाल पड़े, उनमें करीब 2.25 करोड़ लोग मारे गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वाकई। अच्छा, एक और बात जो अक्सर उठती है वो है औद्योगिकरण की। मतलब भारत के अपने जो पुराने उद्योग थे, खासकर हाथ से बनने वाले सामान के हैंडीक्राफ्ट्स, वो खत्म हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके भी कई कारण थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। एक तो जैसा हमने कहा, कंपनियों और बाद में ब्रिटिश सरकार का कारीगरों पर सीधा नियंत्रण बढ़ गया। फिर 1813 के बाद ब्रिटेन का सस्ता मशीन से बना माल बिना किसी रोक टोक के भारत के बाजारों में आने लगा। लेकिन भारतीय माल पर ब्रिटेन में भारी टैक्स लगे हुए थे। मतलब एक तरफा मुक्त व्यापार ना कह सकते हैं। फिर रेलवे का विकास हुआ। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश माल देश के अंदरूनी हिस्सों तक आसानी से पहुंचने लगा और कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी आने लगा ताकि उसे ब्रिटेन भेजा जा सके। और शायद जो देशी राजा नवाब थे, जो इन कारीगरों को संरक्षण देते थे, उनके हटने का भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा सहारा थे कारीगरों के लिए। वो खत्म हो गया। और एक और बात, एक नया पढ़ा लिखा वर्ग उभर रहा था जो पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति से प्रभावित था। उन्हें अंग्रेजी या विदेशी चीजें ज्यादा पसंद आने लगी। अच्छा, तो मतलब डिमांड भी कम हो गई देसी चीजों की? जी, तो ये सब मिलाकर भारत के पारंपरिक उद्योगों के लिए बहुत मुश्किल हालात बन गए। लेकिन क्या इस दौरान कुछ नए तरह के उद्योग लगे भी, मतलब आधुनिक कारखाने वगैरह? हाँ, लगे। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में इसकी शुरुआत हुई। जैसे 1853 में बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल खोली कावसजी नानाभाई दावर ने। फिर 1855 में बंगाल के रिशरा में पहली जूट मिल लगी। अच्छा, सूती कपड़ा और जूट। और चाय के बागान तो खैर पहले से लगने शुरू हो गए थे, 1835 के आसपास से। कोयला खनन शुरू हुआ 1854 में रानीगंज में। और फिर बाद में लोहा और इस्पात के कारखाने भी लगे, जैसे 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को तो खैर 20वीं सदी में आई, 1907। पर क्या ये नए उद्योग आसानी से पनप पाए? क्या इन्हें सरकार से कोई मदद मिली? नहीं, यही दिक्कत थी। इन शुरुआती भारतीय उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो पूंजी की कमी थी, दूसरा सरकारी संरक्षण लगभग ना के बराबर था, बल्कि कई बार तो सरकारी नीतियां इनके खिलाफ ही होती थीं, और तीसरा, इन्हें ब्रिटेन की स्थापित कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही थी। मतलब राह आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बाद में कुछ औद्योगिक आयोग वगैरह बने जिन्होंने भारतीय उद्योगों को थोड़ी राहत देने की सिफारिशें की, पर तब तक काफी नुकसान हो चुका था और अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल चुका था। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल दी। खेती पर बोझ बहुत बढ़ गया, पुराने उद्योग धंधे चौपट हो गए और देश की दौलत बाहर चली गई। हाँ, बिल्कुल यही सार है। कृषि पर निर्भरता बढ़ी, उद्योग पिछड़ गए और गरीबी गहरी होती गई। भारत एक कच्चा माल सप्लाई करने वाला और बना बनाया माल खरीदने वाला देश बनकर रह गया। अपनी ही अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। ये सब समझने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। जी।
कि ये जो औपनिवेशिक आर्थिक ढांचा बना, ये जो बदलाव हुए, इनकी विरासत ने आज़ादी के बाद जब भारत ने अपने विकास का रास्ता चुना तो उसे कितना और कैसे प्रभावित किया होगा, इस पर शायद सोचना चाहिए। हाँ, ये बहुत मौजूद सवाल है। आज़ादी के बाद की हमारी आर्थिक नीतियां और चुनौतियां कहीं न कहीं इसी औपनिवेशिक अतीत से जुड़ी हुई हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।